नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मिश्रा, आपका केमिस्ट्री गुरु। हम लोग ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पे आज आपका दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे। आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय आपको छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे। अगर आप आईआईटी की तरफ जाना चाहते हैं तो भी मिलेगा, नीट की तरफ जाना चाहते हैं तो भी मिलेगा। कुछ बच्चों की फील्ड अलग होती है, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं, कुछ मेडिकल चूज़ करते हैं और कुछ उससे हट के भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे मान लिया बैंकिंग समथिंग कुछ भी होता है। तो जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस में भी सामान्य विज्ञान जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जो अम्ल, क्षारक एवं लवण है, इससे प्रायः सभी छोटे एग्ज़ाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो आपका टॉपिक है इसको अगर हम इंग्लिश में ना जानें तो भी मामला गड़बड़ होता है, क्योंकि आगे के आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, हाँ पहले तो होता था क्या कि उसमें लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती थी। पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे, उसमें ऑप्शन दिया होता था कि आप लैंग्वेज जो चूज़ करना चाहते हैं वो आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। लेकिन अब जो है बहुत से एग्ज़ाम्स जो होते हैं इंग्लिश में ही आते हैं। सर अगर आपने इंग्लिश में ही पढ़ा है तो ठीक, हिंदी में पढ़ा है तो आप इंग्लिश वाले के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको टर्म इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको टर्म को इंग्लिश में बताते चलूँगा और आपको उस पर टर्म के बारे में नोटिस करना होगा कि जो हमने टर्म बताया है इसे आपको बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और ये बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहला टर्म है आपका अम्ल माने एसिड, दूसरा टर्म है आपका क्षारक मतलब बेस, और तीसरा चीज़ है दोस्तों लवण। इसको हम बोलते हैं साल्ट। तो आपके पास तीन टॉपिक है दोस्तों, एसिड, बेस और साल्ट। अब अगर इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एसिड के लिए। किसके लिए चलेंगे? एसिड के लिए, जिसको हम हिंदी में अम्ल बोलते हैं। अब ये दोस्तों आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ये अम्ल मतलब अमल नहीं समझना है कि वो वाला अमल जो आप नशा वशा करते हैं उसको नहीं लेना है। ये अम्ल मतलब होता है एक तरह का लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है खट्टा। सीधे तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब होता है खट्टा, मतलब हर वो चीज़ हर वो पदार्थ जो खट्टा लगता है खाने में, जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो अम्ल होता है। जिस भी पदार्थ का टेस्ट खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है। बात समझ आ रही है दोस्तों? लेकिन बात अब आती है कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो हैं, छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं, ये बड़े क्लास में काम करने वाली नहीं है। इस पर आपको कोई एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा। फिर हम जानते हैं, पहली चीज़ तो हम जान गए कि एसिड कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन अगर हम खाली इस पर अगर पूछा गया कि अम्ल को परिभाषित कीजिए, चाहे लिख दिया गया, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अम्ल का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, और उस पर भी आप करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आपने लिख दिया है कि जो पदार्थ खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, तो ये दोस्तों तीसरी और चौथी ये लेवल का हुआ, ये आपके 10th लेवल का डेफिनेशन नहीं हुआ। तो इससे एक चीज़ आती है, एक सिद्धांत दूसरा आया, आयनन का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? आयनन का सिद्धांत। तो अब जो हम बताएंगे वो आयनन के सिद्धांत के आधार पर बताएंगे कि जब आयनन होता है तो क्या होता है, और हम कैसे जान पाएंगे कि अम्ल है या क्षार है या लवण है, हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें जानना है अम्ल के लिए, तो हम अम्ल को ही लेके चलते हैं।
अब देखा गया कि अगर कोई भी पदार्थ जो हमने लिया है, किसी भी पदार्थ को जिसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, वो पदार्थ, दूसरी परिभाषा है। पहली परिभाषा हमने क्या बताया कि वह पदार्थ जो सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, पहली परिभाषा हो गई। अब अगर हम दूसरी परिभाषा के लिए चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन के लिए चलते हैं, तो अम्ल वो चीज़ होता है, वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो। क्या मौजूद हो? हाइड्रोजन आयन मौजूद हो। क्या? हाइड्रोजन आयन में मतलब धन आयन बोल सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन धन आयन के रूप में मौजूद हो, टूटने पर, जब टूटे तो हाइड्रोजन धन आयन के रूप में मौजूद हो, अम्ल कहलाता है। और इसी पर दिया गया है आयनन का सिद्धांत, माने जब कोई भी पदार्थ टूट जाता है और टूटने के बाद हाइड्रोजन धनायन बनाए। क्या बनाए? हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर प्लस का चिन्ह लगा, उसका मतलब होता है धनायन। अब धनायन क्यों कहते हैं और ऋणायन क्यों कहते हैं, उसके लिए आप जो है जब फिजिक्स में जाएंगे तो जो आपका चार्ज है, चार्ज में आप पढ़ेंगे। ये दो तरह का होता है, एनायन और कैटायन। तो एनायन और कैटायन उसी के सिद्धांत पर, यहाँ एक का चार्ज जो होता है, एक का पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे का नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ बताया गया कि जब कोई भी पदार्थ, एक तीसरी परिभाषा नोट करते हैं, जब कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होने पर H+ आयन में या हाइड्रोजन धनायन में टूट जाता है, वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास HCl है और HCl को हम लोग तोड़े तो क्या देता है? HCl कैसे टूटता है? H+ और Cl- इस तरह से टूट जाता है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो ये बना आपका HCl, ये दो भाग में टूटा। तो प्रथम भाग क्या है इसका? H+ आयन या H+ आयन माने जो हाइड्रोजन धनायन है। तो इससे क्या बदलता है कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन धनायन में ब्रेक डाउन होता है तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हो गया आयनन का सिद्धांत। अब इसमें दूसरा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। कोई दूसरा अम्ल ले लिया, मान लिया हमने ले लिया H2SO4। अब इसको अगर हमने पानी में डाला तो हम लोग क्या देखेंगे? अब भाई टूटना तो चाहिए इसको भी, लेकिन यहाँ सिर्फ HCl आराम से था, छोटा छोटा था, तो हमने अलग अलग कर दिया सीधे तौर पर, H अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया। लेकिन यहाँ अगर ऐसा कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट बनने वाला लग नहीं रहा है। H2SO4 के केस में जो है, अगर हमने H2SO4 ले लिया और देखते हैं कि क्या ये जो है ब्रेक डाउन होता है या नहीं होता है जब पानी में घोला गया। तो पानी में घोले जाने पर क्या देखते हैं? ये टूटेगा। तो अब कैसे टूटेगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है कैसा अम्ल है? ये, इसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम? प्रबल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होता है उसकी क्रिया बहुत तेज होती है, बहुत ही क्रियाशील पदार्थ होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। लेकिन अब आते हैं इसी पे कि तो टूटा तो कैसे टूटा। हम जानते हैं पहले से, चूंकि क्या ये अम्ल है। अब ये टूटा भैया, तो जब टूटेगा तो आयन के रूप में ही टूटना है और पहले हाइड्रोजन आयन देगा ही देगा, हमको पता है, तभी तो ये एसिड होगा, तभी ये अम्ल होगा। तो जब यहाँ पहले से इसने H+ डोनेट कर दिया, H+ निकल गया टूट के, तो अब बचा क्या? क्योंकि यहाँ कितने H थे? 2 थे। तो यहाँ एक H निकल गया तो क्या बचा? सिर्फ एक ही H बचा है। और दूसरा वाला क्या बचा आपके साथ? SO4। तो SO4 इसके साथ जाके शिफ्ट हो जाएगा, माने HSO4- माने जो पहला वाला टूटा तो क्या है? हाइड्रोजन धनायन। तो क्या टूटा? एक हाइड्रोजन धनायन। और दूसरा पार्ट क्या होता है? ऋणायन में टूट जाता है। वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों अम्ल की परिभाषा क्लियर हुई। सबसे पहले अगर अम्ल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्वाद के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि अम्ल कैसा है। लेकिन अब अगर बात आती है स्वाद के आधार पर पहचानने की, अगर बात आए तो हम जान सकते हैं कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है।
लेकिन दोस्तों अगर अभी हमें टेस्ट करके बताना हो इस अम्ल को, H2SO4 को, HCl को या HNO3 को, जो कि बहुत ही प्रबल अम्ल है, अगर इनकी एक ड्रॉप कहीं सीधे तौर पे स्किन से टच हो जाए तो आपके स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब अगर हम इसका स्वाद चख लेंगे तो क्या करेगा, जब हमारी स्किन जो हमारी जीभ जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो जब स्किन नहीं बर्दाश्त कर सकती तो जीभ कैसे बर्दाश्त करेगी। तो मतलब अगर हम देखें कि स्वाद के आधार पर देखा जाए तो हम बता नहीं सकते कि ये अम्ल है कि नहीं है, क्योंकि इसको हम खा ही नहीं सकते। तो खाएंगे तो हमारा जीभ खत्म हो जाएगी, गल जाएगी, जीभ भी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। कि हम स्वाद दोबारा इसका ले पाएँ या जान पाएँ वो संभव नहीं होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो होता है हम इसका स्वाद ले कब पाते हैं, हम जान कब पाते हैं कि ये अम्ल है स्वाद के आधार पर। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए बताया गया कि जो अम्ल होती है दो तरह होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। एक होता है हम लोग जो घर में, एक कार्बनिक होता है और दूसरा होता है अकार्बनिक। एक होता है जिसको हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। तो जो घर में इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो किस आधार पर, जैसे मान लिया अभी हम लोग सोचे कि हमको बनाना है खटाई, और खटाई बनाने के लिए उसमें हमने क्या किया, अगर खटाई बनाने के लिए हमने इस्तेमाल कर दिया H2SO4 तो क्या होगा, कभी क्या हम उस खटाई को खा पाएंगे, नहीं। वो सीधे हमारे पेट में अगर गया, एक भी बूंद अगर हमारे पेट में गलती से, एक बूंद क्या, एक ड्रॉप का अगर 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा भी अगर हमारे पेट में चला जाता है तो क्या देखेंगे हम लोग कि एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपको डकार आने लगेगा, बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अगर जो आदमी होता है उसे पेप्टिक अल्सर तक हो सकता है अगर वो अम्ल अंदर जाके आंतों में बैठ गया तो। अब बात आती है कि ये तो हो गया जब हम स्वाद के आधार पर अभी पहचान रहे हैं, तो हम जानते हैं हर वो चीज़ जो खट्टा होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो अम्ल है। तो हम इस तरह से पहचान क्या कह सकते हैं, जो नींबू होता है इसमें भी अम्ल होता है। दूसरा खट्टा पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं प्रायः, सिरका होता है, ये भी अम्लीय होता है। और दोस्तों हम देखते हैं एक चीज़ होता है जब चींटी, मधुमक्खी या कह सकते हैं बिच्छू भी, इनके डंक में होता है। अब सबसे पहली बात आई, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम लोग घर में प्रायः करते हैं। तो जो नींबू होता है इसमें भी अम्ल होता है और ये भी अम्लीय होता है, नींबू भी। दूसरा चीज़ है सिरका। अब अगर कहा जाए ये किस तरह का एसिड है तो हम जानते हैं इसको हम लोग खाते हैं, और इसका अगर नाम लिया जाए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से CH3COOH। इसका मतलब क्या था दोस्तों, एसिटिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। अब अगर बात करी जाए दोस्तों इसी चीज़ की, अगर हम सोचे जब नाम लेते हैं तो जैसे मान लिया दोस्तों कि मेरा नाम अमरीश मिश्रा है और घर में मुझे लोग कुछ और नाम से बुलाते होंगे, ऐसे ही इसका नाम हम जानते हैं कि इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। तो इसका और भी नाम हो सकता है और दूसरा भी नाम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे और किस नाम से जानेंगे। तो उसके लिए एक दूसरी पद्धति आई, IUPAC नेम, माने IUPAC पद्धति के आधार पर किसी का नामकरण करना। तो अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, उसको भी आपको हम दिखाते चलते हैं दोस्तों, कि अगर इसके आधार पर देखा जाए तो स्वाद के आधार पर आप जान गए। ये हो गया नींबू। लेकिन अब हम आते हैं सीधे तौर पर आए, अगर हम
कि एसिटिक एसिड को ले लें तो एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर बनाएं तो C और इस पे 3 H लगे हुए हैं तो तीनों H को हमने इस तरह से नोट कर दिया और इसके बाद इस पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH। अब अगर हम जानना चाहें कि इसका नाम क्या होगा एसिटिक अम्ल को छोड़ के, इसको और क्या कह सकते हैं इसलिए बता रहे हैं। बाकी दोस्तों आप समझते चलें कि ये जो IUPAC नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th 11th और 12th सब में पूछा जाता है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला चैप्टर है। इससे हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाने हैं, मतलब आपको इस पर लगातार गौर बना के चलना है। फिलहाल अभी आगे की कक्षाओं में इसके बारे में मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप एक शॉर्ट तौर पर देखते चलें कि ये जो है इसको हम और क्या कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम होता है, इस पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं दोस्तों। इधर से हमने नंबरिंग की, इधर से भी नंबरिंग की, इधर से नंबरिंग की, इधर से भी। मतलब सबसे पहले हम चाहे राइट टू लेफ्ट चाहे लेफ्ट टू राइट हमने नंबरिंग की, लेकिन हम दोनों तरफ से क्या देखते हैं कि अगर इधर से जाते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर से गए तो 1 पे कार्बन 2 पे कार्बन। अब अगर मित्रों हम इधर देखें तो क्या देखते हैं, जो इसको अगर नाम लिखना ही है तो सबसे पहला काम हम यहाँ एक ऐसे एक चार्ट बना डालते हैं और उस पर लिख देते हैं मैप, फिर लिख देते हैं BPH, फिर लिख देते हैं होंड। ऐसे ही पूरा लिख दिया हमने मैप BPH और होंड। इसी के आधार पर हम इसका नाम करेंगे। तो सबसे पहले देखते जाते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या देखा जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ कार्बन कितने हैं 1 और 2 हैं। तो यहाँ लिखते चलें, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, 1 कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं, मीथ। और 2 कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, ईथ। 1 कार्बन पे मीथ, 2 पे ईथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट और 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन और 10 पे डेक। इसको हम डेक बोलते हैं। अब बात आती है मित्रों, बात समझ में आती है। इस बार इधर देखें तो जितने भी बॉन्ड हैं इसके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। माने क्या है, जब कोई किसी के बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकल बंध को हम बोलते हैं कि ये कैसा है, संतृप्त है, मानिए सैचुरेटेड है। कैसा है, सैचुरेटेड है, मानिए जो ये बॉन्ड बन रहा है इसके बीच बहुत ही मजबूत है। एकल बंध जो होता है बहुत ही मजबूत है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। अब बात आई कि यहाँ देखें तो हमने 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन होता है और अगर सिंगल बॉन्ड होता है कहीं भी, सिंगल बॉन्ड, इसको हम अगर सिंगल बॉन्ड बना होता है तो नोट करते चलेगा दोस्तों, जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें हमारी जो सफिक्स जुड़ती है वो जुड़ती है एन। क्या जुड़ती है, एन। और जो डबल बॉन्ड होता है इसमें हमारी सफिक्स जुड़ती है इन। और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हमारी सफिक्स जुड़ी तो उसको बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइन। माने एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इस तरह से चलते थे। यहाँ लेकिन सब में एकल बंध का ही इस्तेमाल हुआ है और एकल बंध का इस्तेमाल हुआ तो इसकी सफिक्स होती है एन। क्या होती है, एन। तो हम जानते हैं 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, ईथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईथ। और सिर्फ कितने बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, एन। क्या बोलेंगे, एन। और ये जो COOH होता है इसको हम बोलते हैं, ये होता है ओइक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम, ओइक एसिड का समूह होता है जिसमें भी जोड़ता जाता है, तो ओइक एसिड इसमें जोड़ दें। माने अब क्या बन गया आपका, सबसे पहले हमने लिख दिया इथेन और इसमें क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। क्या जोड़ना दोस्तों, ओइक एसिड। तो इसमें से ई हट जाता है और ये पूरा एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाता है, तो क्या बन जाता है, ये इथेनोइक एसिड। तो इसका और दूसरा नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड।
तो हम लोग इसका इस्तेमाल सामान्यतः खाने में सिरके के रूप में करते हैं, और ये बहुत ही इस्तेमाल किया जाने वाला, बहुत ही कॉमन तौर पर ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है। इसको हम लोग लैब में भी इस्तेमाल करते हैं। अब फिर एक और आता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अभी बात आती है साइट्रिक एसिड। इसके बाद आता है साइट्रिक अम्ल, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग सामान्यतः घर में खाने पीने पर करते हैं। तो वो क्या होता है, हम लोग जब संतरा खाते हैं तो देखते हैं संतरा मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है, लेकिन उसमें संतरे में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बात आती है, हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, घर में बैठे हैं तो घर में चींटी भी होती है, मधुमक्खी भी आ जाती है कभी कभी, और क्या देखते हैं कि जब चींटी मान लिया काट लिया, चींटी ने कहीं काटा, तो हम देखते हैं कि वहाँ खुजलाहट होती है, और खुजलाहट के साथ साथ वहाँ बड़ा सा एक दाना निकल आता है, इतना बड़ा सा फूल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो चींटी होती है उसका जो सलाइवा होता है उसमें एक तरह का एसिड पाया जाता है, उसी की वजह से क्या होती है, खुजली होती है, और उस खुजली की वजह से उसमें दाना पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, तीसरा था जो हम लोग देखते हैं, चींटी है या बिच्छू है। अगर चींटी और बिच्छू पे हम लोग चल रहे थे कि अगर वो काटते हैं, कहीं उनने जहाँ पिंच किया, तो हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आती है और खुजलाहट होती है बहुत ज़्यादा। तो वो क्यों होता है, जब चींटी काटती है या बिच्छू डंक मारता है, इन दोनों में से कोई भी, तो होता क्या है, वहाँ जो उनका सलाइवा होता है, वो सलाइवा जब उनने डंक मारा या जब काटा तो हमारे स्किन में चला जाता है। उनका जो सलाइवा होता है स्किन में चला गया, तो जब स्किन में सलाइवा चला गया तो उस सलाइवा में होता क्या है दोस्तों, फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब जो फार्मिक अम्ल होता है वो जैसे ही स्किन में जाता है तो वहाँ जलन होने लगती है, खुजली होती है, और एक बड़ा सा दाने की तरह का स्वेलिंग हो जाती है। तो चाहे वो बिच्छू काटता है तो बिच्छू के डंक में भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल, और चाहे वो हमें चींटी काटती है उसमें भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल ही होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले में आते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया फार्मिक अम्ल होता क्या है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो आप कैसे बता पाएंगे, तो सीधे तौर पर हम चलते चलें, फार्मिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं HCOOH। ठीक है दोस्तों, माने इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि अब हम देखें तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन ही है। एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसमें जुड़ना क्या है, ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ COH लगा है, COOH, जिसको हम ओइक एसिड का नाम देते हैं। तो मीथेन से यहाँ से कट गया और इसमें जुड़ गया ओइक एसिड, माने क्या हो गया, ये मिथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है दोस्तों, फार्मिक एसिड। इसको हम फार्मिक अम्ल जानते हैं, ये चाहे इसको हम कह सकते हैं फार्मिक अम्ल, और चाहे इसको हम कह सकते हैं फार्मिक अम्ल की जगह कह सकते हैं मिथेनोइक अम्ल, या फार्मिक अम्ल बोले या मिथेनोइक अम्ल बोले। जब चींटी या बिच्छू डंक मारती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अब कि आप देखते हैं जब चींटी या बिच्छू डंक मारते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है और खुजलाहट होती है, ऐसा क्यों? अब इसका जवाब आप क्या देंगे कि जो चींटी या बिच्छू का डंक होता है उसके सलाइवा में फार्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से जब वो हमारे शरीर में, वो हमारे स्किन में प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप हमारी स्किन में खुजलाहट होती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में या उस हिस्से में सूजन आ जाती है। तो वो किस वजह से होता है, फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक अब हम जान गए कि अम्ल होता क्या है। तो सीधे तौर पर देखें तो अम्ल क्या होता है, उसके लिए हम आपको बताएंगे, पहले ही बता चुका हैं कि अम्ल होता क्या है। जब अम्ल पता चल गई तो अब अम्ल के गुणधर्म की बात आती है, अम्ल कैसा है इसकी बात आती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं
कि अगर अम्ल है तो कैसा है। तो सबसे पहले आ जाएं अम्ल के प्रकार। जैसे दोस्तों अम्ल है, उससे पहले अगर आदमी को देखें तो कोई आदमी होता है प्रबल होता है और कोई होता है दुर्बल होता है। आदमी भी दो तरह के होते हैं, ऐसे ही ये जो अम्ल है ये भी दो तरह का है। और दुनिया में भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई वो सब चीज़ें दो तरह की होती हैं, या किसी के पास बहुत बल होता है या कोई दुर्बल होता है। तो एक प्रबल है और दूसरा दुर्बल है। ये जो अम्ल है ये दो प्रकार का है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अब देखते चले मित्रों, बहुत जानने वाली बात है, क्योंकि हमने एक जो अम्ल की परिभाषा दी थी, तो अम्ल की क्या परिभाषा थी कि जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन धनायन के रूप में टूट जाते हैं तो वो अम्ल कहलाता है। अब अगर उसी के आधार पर हमें परिभाषित करना हो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल को, तो हम कैसे करेंगे? अब ये बात सोचने वाली है कि इस पे हम परिभाषित कैसे करेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। अब अगर इसकी हमें सबसे पहले टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको बोलते हैं वो वीक एसिड। माने ये प्रबल अम्ल है और ये कैसा है, दुर्बल अम्ल है। लेकिन अब अगर हम आयनन के आधार पर जाने, किसके आधार पर? आयनन को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। माने होता क्या है, इसको हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद क्या होता है, इसके आयन टूट जाते हैं, इसलिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनन। आयनन माने क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ को घोले जाने पर वो पदार्थ अलग अलग आयनों में टूट जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। अब बात आई दोस्तों कि हम प्रबल अम्ल की बात कर रहे थे, तो कब हम जान सकते हैं कि वो अम्ल प्रबल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल होता है जिस भी अम्ल में या जिस भी पदार्थ को घोले जाने पर वो पदार्थ हाइड्रोजन आयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। एक हाइड्रोजन आयन माने हाइड्रोजन धनायन और दूसरा ऋणायन पार्ट होता है, उसमें टूट जाता है पूरी तरह से, तो वो कहलाता है प्रबल अम्ल। अगर आपसे कोई पूछे मित्रों कि प्रबल अम्ल क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? जब अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? लिख डालिएगा, नोट करते चलिए। हम बोल रहे हैं कि जब कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोजन धनायन और दूसरे ऋणायन पार्ट में पूरी तरह से वियोजित हो जाता है, तो उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई अम्ल जिसे जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोजन धनायन और ऋणायन पार्ट में पूरी तरह से टूट जाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। अब दोस्तों जब हम जान गए कि प्रबल अम्ल क्या होता है, तो हम जाने कि इसका एक आधा उदाहरण जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिया एग्जाम्पल, इसको हिंदी में लिखते हैं उदाहरण। अंग्रेजी में कुछ लोग इसको हम EX लिखते हैं, कुछ लोग इसको EG भी लिखते हैं। अब दोस्तों EG मतलब होता क्या है, अगर इसके बारे में भी जानना है तो ज़रूरी है जानना, क्योंकि आगे अभी आपको और से भी बहुत, अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो EG मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। लेकिन हम लोग इसको सबसे पहले आते हैं, सिर्फ उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं HCl देख लिया हमने, ये प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 देख लिया, ये भी प्रबल अम्ल होता है। HNO3 ले लिया, ये कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है। चूँकि ये पूरी तरह से, अब जो इसके पार्ट्स होते हैं ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, H+ + Cl- H+ + SO4-। देख लेते हैं कि कैसे टूटता है। अगर जल में घोला गया तो कैसे टूटेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। कि जैसे मान लिया हम पहले उठाए प्रबल अम्ल को, प्रबल अम्ल का पहला उदाहरण हमने ले लिया HCl। तो HCl को क्या देखते हैं हम लोग, चाहे इसके लिए हम लोग एक और दूसरा निशान लगा लेते हैं। एक ये निशान ना लगा के इसकी जगह पर हम
एक ऐसे तीर का इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम लिख देते हैं H+ और +Cl-। बात समझ रहे दोस्तों? अब ये समझने की बात है कि ऐसा हमने इससे पहले जितनी भी जगह तीर लगाए थे हमने सिर्फ एक ही तीर लगाया था, और इसमें तो एक ऐसा तीर लगाया, एक ऐसा तीर लगाया। इसका मतलब क्या होगा? लेकिन बात बहुत जानने वाली है। इसका मतलब होता है जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो रहा है। जब कोई भी अभिक्रिया, पहले HCl अगर टूटा, HCl टूट के अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग पदार्थ में टूट जाता है, पुनः अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग कराया जाएगा तो फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बना लेते हैं। इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल रिएक्शन। यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। माने वो अभिक्रिया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब कोई भी अभिक्रिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, दोनों दिशाओं में होती है, उस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही इसमें होता है, इसलिए हमने इसको सीधे तौर पर लिख दिया। अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम लिखा है H2SO4, सेम करेंगे इसमें भी। तो क्या टूटता है? ये H+ और प्लस HSO4- में टूटता है। तीसरे पे आते हैं हम लोग, HNO3 पे आते हैं। तो HNO3 भी क्या होता है? टूट जाता है। तो क्या बनता है? H+ और प्लस NO3-। इस तरह टूट गया तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों कैसे हैं? प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो हमने अभी तक जाना दोस्तों प्रबल अम्ल। अब हम आते हैं दुर्बल अम्ल पे। क्या होता है कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, या दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जहाँ तक हमने बता दिया आपको कि जो दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल पूर्णतया वियोजित न होके वो अम्ल जो जल में घोले जाने पर पूर्णतया वियोजित न होके जिनका आंशिक रूप से वियोजन होता है, वो अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं दुर्बल अम्ल में। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में कर सकते हैं, वो हर चीज़ दुर्बल अम्ल होता है। यही सबसे साधारण है और सबसे सरल है। दूसरा जानना चाहते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं, इसमें हमें सूत्र जानने की ज़रूरत नहीं है, जानते हैं संतरे में पाया जाता है। इसको हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं इस तरह से, सिट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो साइट्रिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइट्रिक एसिड। हिंदी में लिखते हैं इसको सिट्रिक अम्ल। जो आपके NCERT में यही लिखा हुआ है, सिट्रिक अम्ल ही लिखा हुआ है। और हम इसको देखते हैं तो ये पूरी तरह से वियोजित ना होके हम अगर देखें तो दो भाग में टूटता है, CH3+ और COOH- के रूप में टूटता है। इसलिए हम जानते हैं कि इसका पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है। पहले पार्ट में कार्बन भी लगा रहता है और ये हाइड्रोजन पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है। जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से वियोजित न होकर सिर्फ आंशिक रूप में वियोजित होता है, वह अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अम्ल क्या होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, स्वाद के आधार पर अम्ल को हम लोग कैसे पहचानेंगे। फिर बात आई कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। अब बात आती है, हम सिर्फ सीधे अभी अम्ल पे ही चल रहे हैं, तो अम्ल को हम और कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है, कैसे हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी अम्ल के लिए ही चलें, क्योंकि अम्ल ही आज के अंक में हम अम्ल ही करवाना चाहेंगे। तो देखिए कि एक चीज़ और, हमने एक साइंटिस्ट आए जिन्हें बनाई एक स्केल बनाई। जैसे स्केल का नाम आप जानते होंगे, जो आपके यहाँ पटरी बोलते हैं जिसे नापते हैं। तो यहाँ एक दूसरी तरह की पटरी बनाई गई। तो उनने क्या बनाया, एक तरह की स्केल बनाई कि जिसके आधार पर हम जान पाएंगे कि कोई भी या विलयन है या कोई भी पदार्थ है, वो इस स्केल के आधार पर हम कैसे जान पाएंगे कि वो अम्ल है। बात समझ रहे बच्चों? तो देखें, हमने भी एक स्केल ऐसे ड्रा कर डाली।
अब क्या इस स्केल से हम जान सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? इस पर हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिख रखा है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले आ जाएं, इधर की तरफ आ जाएं, या इसे सीधे यहीं शुरू कर देते हैं। तो हम जानते हैं इस सब बीच में है 7, यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों इस तरह से आया, और यहाँ तक हम कह सकते हैं इधर 0 तक ले आते हैं, चाहे तो इसको हम 0 तक कर सकते हैं। अब बात आती है मित्रों, जिस अभी हमें पढ़ना है सिर्फ इसके पहले का ही पढ़ना है, इसके पहले के बारे में ही हमको पढ़ना है। ये हम यहाँ से लेके बाकी हम अध्ययन करेंगे स्केल के बारे में कल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आपके लॉग टेबल का भी इस्तेमाल होने वाला है। लॉग टेबल के आधार पर हम किसी की क्या पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपके में किताब में उदाहरण भी दिया है। एग्जाम्पल के साथ साथ जो आपकी अभ्यास प्रश्न होगा, आपके अभ्यास प्रश्न में भी इसका इस्तेमाल किया गया है पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है, देखते हैं। तो हम जब पीएच स्केल पे आए तो हमने बीच में एक लाइन बना रखी है 7, वो थोड़ा अलग तरह से कर लेते हैं जिससे आपको जानने में आसानी रहे। यहाँ हमने एक दूसरा रंग बना दिया 7, और इधर एक और दूसरा रंग बना दिया, इधर का रंग हमने कर दिया नीला, और इधर का रंग हमने लाल ही रहने दिया दोस्तों। अब बात आती है, अगर इसको देखें तो जो 7 होता है ये पूरी तरह से कैसा होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में अगर टर्म समझें तो बहुत ही आपको भी आसान लगेगा दोस्तों। तो इस टर्म को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रल। माने अगर 7 पे पहुंच गया है, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी विलयन है या कुछ भी जो आपको दिख रहा है जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो गई है, वो पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। मतलब उसका किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, नाइदर उसका पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उसका नेगेटिव चार्ज होगा, उसका किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। वो पूरी तरह से विलयन कैसा हो गया? उदासीन विलयन हो गया। तो जब 7 पे पहुंचता है किसी की पीएच वैल्यू, किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू 7 होने पर वो विलयन उदासीन हो जाएगा। अब जानते हैं भैया, अब उससे पहले जाने की जरूरत है, जब हम इसके पीछे की तरफ आते जाएं, एक तो होता है इधर की तरफ चलें और दूसरा होता है हम इधर की तरफ चलें। इधर की तरफ चलेंगे तो 7 से वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे ही हम यहाँ से 7 से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू घटेगी। सिर्फ अभी सिर्फ नंबर घट रहा है, इधर नंबर घट रहा है, इधर नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इसके आधार पर क्या हम जान पाते हैं कि क्या इधर की तरफ आए तो अम्लीयता बढ़ी, इधर की तरफ गए तो क्षारकता बढ़ी। अब हमें यही जानना है कि अम्लीयता माने होता है एसिडिटी इसको बोलते हैं, और क्षारकता मतलब होता है बेसिसिटी। तो हम देखते हैं एसिडिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, और कैसे एसिडिटी घट रही है। तो जब हम पीएच स्केल पर 7 से नीचे की तरफ आते हैं, 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हम नीचे की तरफ चले आते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब पीएच वैल्यू कम होती जाती है, 7 से नीचे आती जाती है, तो इस आधार पर क्या होता है? एसिडिटी क्या होती है दोस्तों? बढ़ती जाती है। क्या होती है? एसिडिटी बढ़ती जाती है। और जैसे ही पीएच वैल्यू 7 से ऊपर की तरफ जाती है, वो क्या होती है? उधर की तरफ बेसिसिटी बढ़ती जाती है। उधर की तरफ कैसी होती है? बेसिसिटी बढ़ती जाती है। अब हम क्या जानते हैं कि जो इधर से लेके यहाँ तक है, इस पूरे पीएच वैल्यू को अम्ल बोलेंगे। इधर की पूरी जो पीएच वैल्यू हो क्या है? क्षार है। और जो 7 है वो क्या है? उदासीन है। कोई विलयन जिसके पीएच वैल्यू 6 है वो थोड़ा वीक एसिड है, 5 है उससे थोड़ा स्ट्रांग है, 4 है उससे थोड़ा और स्ट्रांग है, 3 है उससे भी थोड़ा स्ट्रांग है, 2 है उससे भी थोड़ा स्ट्रांग है, 1 है उससे भी प्रबल है। इस तरह से करके 0 पॉइंट समथिंग तक आता चला जाएगा। और हम देखते जाएंगे इधर की तरफ से एसिडिटी बढ़ती जाएगी, इधर की तरफ आते जाएंगे तो प्रबल अम्ल होता चला जाएगा। जैसे ही हम आरएचएस की तरफ जाएंगे तो अम्ल की दुर्बलता बढ़ती जाएगी। इधर से हम आरएचएस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अम्ल की दुर्बलता बढ़ती जाएगी, अम्ल दुर्बल होता चला जाएगा। इधर की तरफ आएंगे तो अम्ल प्रबल होता चला जाएगा।
इस आधार पर हमने जाना पीएच स्केल पर अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। जब विलयन उदासीन हो जाता है उसको हम लवण बोलते हैं। जब कोई विलयन जो है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो क्षार कहलाता है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है अम्ल कहलाता है। अब उदासीनता का अभी हम पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे उदासीनता का, लेकिन उदासीनता एक बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए उसको हम डिटेल में समझाएंगे। अभी चूंकि हम पीएच स्केल पे चल रहे हैं तो पीएच स्केल के आधार पर हम दिखा देते हैं कि हम कब जान पाएंगे कि उदासीन है विलयन। तो हम कोई अम्ल ले लेते हैं, ठीक है मित्रों, कोई अम्ल लिया और किसी अम्ल के साथ कोई दूसरा हमने क्षार ले लिया, और अम्ल और क्षार की जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बाहर निकलते हैं, वो अभिक्रिया उदासीनता कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम देखें कि ये कोई अम्ल है और ये दूसरा कोई बेस है, और ये जुड़े तो कैसे जुड़े, क्योंकि हम जानते हैं इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, Na+ है, इसका नेगेटिव पार्ट है। अब H+ जो है वो जुड़ा OH- के साथ, तो क्या बन गया, ये H एक था 2 हो गया, और एक वो है तो H2O बन गया। और दूसरा चीज़ क्या बना, यहाँ देखते रहेगा दोस्तों हम, तो इधर Cl है और इधर क्या है, Na है, तो क्या बन गया, Na+ था और Cl- था, माने क्या हो गया, NaCl माने सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या है, जल। तो हम जानते हैं कि अगर उदासीनीकरण को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, जब किसी भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होने के पश्चात वह लवण और जल में विभाजित हो जाता है, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। पीएच स्केल के माध्यम से आपने समझ लिया, जिसका पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू अगर देखना चाहें कितनी होती है, 7। अब कुछ और लोग होते हैं जो बताते हैं, अभी आपसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ बैठेंगे कि जो आपका ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो हम जानते हैं वो सब कुछ जो कि होता है एसिड के बाहर का हिस्सा होता है। अगर एसिड इसमें चलती रहे तो कट जाएगा सब, इसलिए वो कैसा होता है, बेस होता है। अप्रॉक्सीमेट 7 होती है, लेकिन 7 से थोड़ा 7.2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, वही ब्लड में होता है। और हम पानी पीते हैं तो वो भी कैसा होता है, 7.2 के ही अप्रॉक्स होता है। तो ये हो गई दोस्तों पीएच स्केल। पीएच स्केल के आधार पर हम जान गए कि अम्ल कैसा है और अम्ल क्या होता है। लेकिन अब हम अगली स्लाइड उठाएंगे। अगली स्लाइड में हमारे दिया गया है, तो अगली स्लाइड में चलने से पहले आप जान गए दोस्तों कि अम्ल क्या होता है। दूसरा चीज़ है अम्ल स्वाद के आधार पर देखा गया, अम्ल पीएच स्केल के आधार पर देखा गया, अम्ल आयनन के सिद्धांत के आधार पर देखा गया। तो ये हम जान गए, अभी तक हम जान गए अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल और दुर्बल भी देख लिया हमने। अब अगला जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ई आचार्य पर अपना प्यार बनाए रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं अगली स्लाइड में जो आपके हम बता रहे थे कि प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है ये देखते हैं कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। परख नली माने होता है टेस्ट ट्यूब। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि परख नली बना डाला। परख नली बना के ही देख डालते हैं, पहली, दूसरी और एक तीसरी। अब ये मत देखिएगा कि हमने जो बनाया वो परख नली सही नहीं है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत सही नहीं है। लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ाऊँगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। पिक 1, पिक 2 और पिक 3। पहले में हमने देखा, जैसे इसमें बताया गया है कि 3 परख नलियाँ, जिसमें से एक में आश्रित जल। ये पहले वाले में कैसा विलयन है, आश्रित जल है। दूसरे वाले में क्या है बेटा,
दूसरे वाले में आपका है अम्लीय विलयन है, और तीसरे वाले में क्षारीय विलयन है। तो अब बात आती है बच्चों, हमने आपको कई तरीके से बताया। एक तरीका आपका ये छूटा है, वो क्या है? लिटमस टेस्ट। क्या छूटा है? लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के आधार पर हम कैसे जान पाएंगे, लिटमस से परीक्षण किया जाए और बताया जाए कि ये जल है, आश्रित जल है, या क्षार है, या इसमें अम्ल है। तो अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ और बहुत ही आसान टॉपिक, सबसे सिंपल तरीका। और जब आप पहली बार लैब में जाएंगे तो शायद आपसे पहला टेस्ट यही कराया जाए। और अगर आप लैब में नहीं भी जाते हैं, अगर आप लैब में गलती से, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो लैब में कभी ना जाएं, या जिनके यहाँ लैब ही ना हो। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो चला तो रहे स्कूल, जिनके पास अभी प्रयोगशालाएं ही नहीं हैं। तो क्या करें? मैं आपको घर पे बता दूं कि घर पे आप इसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो आप किसी भी दुकान पे जाएं, उससे बोल दें कि भैया जी हमको लिटमस पेपर दे दीजिए, तो लिटमस पेपर वो आपको दे देगा। वो किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, लिटमस पेपर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और आपके घर में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, आश्रित जल भी मिल जाता है, अम्लीय विलयन भी मिल जाता है, और क्षारीय विलयन भी मिल जाता है। अब अगर आपके पास विलयन नहीं भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं लग रही मित्रों। तो सबसे पहला काम करते हैं हम, एक पेपर लिया ब्लू। जो लिटमस पेपर होता है दो कलर का होता है, एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड। दो कलर का लिटमस पेपर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर को ही हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ चूंकि अब लैब में है तो आपके पास पहले से विलयन बना हुआ है, लैब में नहीं है, घर में है आप, तो घर में भी ये दोनों चीज़ें आप सोचेंगी कि अम्लीय विलयन कहाँ से लाएंगे। तो अम्लीय विलयन के लिए एक नींबू ले लीजिए और नींबू को दो भाग में एक चाकू से काट दीजिए, तेज धार चाकू से काट दिया। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, इसको उस पर हम उसके कुछ हिस्से पर, जो नींबू का कटा हुआ हिस्सा है, इसमें हम लिटमस पेपर को डालते हैं। तो जो लिटमस पेपर जहाँ तक नींबू का प्रभाव रहा, तो क्या देखते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर था पहले से, वो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ तक कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। ये ब्लू लिटमस पेपर जो था, ये पूरा पहले था लिटमस पेपर कैसा था? ब्लू। लेकिन अब देखते क्या है हम कि जहाँ तक ये नींबू का असर पड़ा, तो क्या देखते हैं कि नींबू के असर पड़ने की वजह से ये नींबू है मित्रों, ये मत देखिएगा कि हमने टेस्ट ट्यूब में भिगाया है, पिक 3 पे हमने लिख रखा है कि ये क्षारीय विलयन है तो ये लाल कैसे हो गया। हमें आप गलत साबित करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नींबू था, हमने दिखाया, जिसमें हमने क्या रखा था, एक कोई लिटमस पेपर लिया था जो ब्लू कलर का था। जहाँ तक वो नींबू के कांटेक्ट में आया तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से हमें पता चला कि ये कैसा है, जो नींबू है वो कैसा है? अम्लीय है, या नींबू में अम्ल पाया जाता है। अब बात आ गई, उसी को हमने इस जल वाले में, आश्रित जल में डिप किया। तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर उसको निकालें तो हम देखते हैं जैसा हमारा लिटमस पत्र था, वो लिटमस पत्र वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इससे हम जान सकते हैं कि क्या ये आश्रित जल है। और तीसरा है भैया, अब क्षारीय विलयन हम कहाँ से लाएं? घर में रहते हैं, बहुत चीज़ आती है क्षारीय विलयन में, बहुत चीज़ आता है। अगर देख लें तो सबके घर में जितने लोग होते हैं, सबके घर में साबुन का इस्तेमाल होता है। तो साबुन का एक टुकड़ा लिया, या साबुन के पूरे ही टुकड़े को थोड़ा गीला कर दिया, और गीला करने के उपरांत हम क्या करते हैं, इसी ब्लू लिटमस पेपर को, जो ब्लू लिटमस पेपर था, साबुन पर जब हमने डाला तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये जो ब्लू लिटमस पेपर था ये ब्लू ही रह गया। तो इस तरह की, इससे हम देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे तो आश्रित जल में डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्षारीय विलयन या क्षार के ऊपर डालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जबकि अम्लीय विलयन में उस
लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था पूरा हमने डाला था, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीचे से आगे कैसा हो जाता है, जहाँ तक अम्ल का प्रभाव रहता है ये लिटमस पेपर बदल जाता है किस कलर में, लाल कलर में। इस तरह से इसको हम बोलते हैं लिटमस टेस्ट। और अब अगर हमें जानना है कि क्षार कैसा है, कौन सा क्षार है, उसके लिए हम दूसरा लिटमस पेपर लेंगे, अब रेड कलर का लेंगे और रेड कलर वाले लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे फिर से तीनों में। तो हम क्या देखेंगे, जो रेड कलर वाला लिटमस पेपर होगा आश्रित जल में डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेड ही कलर का रह जाएगा। अम्लीय विलय में डालने पर वो रेड ही कलर का रह जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम रेड कलर के लिटमस पत्र को, लिटमस पेपर को, ये जो पूरी लाल कलर का है, डिप करते हैं क्षारीय विलयन में या सीधे तौर पर साबुन के ऊपर रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ तक इसका असर रहता है या जहाँ तक साबुन वाला हिस्सा पाया गया या जहाँ तक क्षारीय विलयन भरा हुआ है, वहाँ तक लिटमस पत्र का कलर बिल्कुल बदल के नीला हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिया गया था कि कैसे पहचानेंगे परख नली के आधार पर कि जो आपका विलयन है वो क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो हमने 3 तरीके बताए, घर में भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। लैब में करने के लिए भी वही काम करेंगे, तीनों लिटमस, तीनों टेस्ट ट्यूब रखी, तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा साल्ट, अलग अलग जगह रख दिया। उसके बाद पहले ब्लू लिटमस पेपर लिया, डिप करते चले गए। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया वो एसिडिक सॉल्यूशन है। जब ब्लू लिटमस पेपर किसी भी तरह से बदला नहीं तो आश्रित जल भी हो सकता है और क्षारीय विलयन भी हो सकता है। अब हमने रेड कलर का लिटमस पत्र उठाया और रेड कलर के लिटमस पत्र को हमने पहले आश्रित जल में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्लीय विलयन में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षारीय विलयन में डाला तो क्या देखते हैं, जो लाल कलर का लिटमस पेपर होता है जहाँ तक वो डिप होता है विलयन में, क्षारीय विलयन में, वहाँ तक उसका रंग बदल के लाल से नीला हो जाता है। इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। दोस्तों अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे कि अम्ल को हम लिटमस पेपर के आधार पर, एक प्रश्न उठाया था एनसीईआरटी से कि अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3, इसके आधार पर आप कैसे परीक्षण करके बता पाओगे कि वो अम्ल है या अम्ल नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें हम लिटमस पेपर को डालें और ब्लू लिटमस पेपर जिस भी सॉल्यूशन में डाले जाने पर, चाहे पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, ब्लू लिटमस पेपर हमने डाला, तो ब्लू लिटमस पेपर डालने के बाद जिस भी सॉल्यूशन में उसका कलर बदल के लाल रंग का हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा। उस विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहेंगे। तो ये जो आपका प्रश्न था इस पे बताया गया था कि 3 परख नली हैं जिसमें आश्रित जल शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया है। अब इसी में देखते हैं, लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो परख नली में बताए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। अब हमने लाल और नीले दोनों लिटमस पेपर से आपको बता दिया था। जब नीला होगा लिटमस पेपर तो वो सिर्फ एसिड में कलर चेंज करेगा और दूसरा वाला है जो लाल कलर का होगा वो बेस में कलर चेंज करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास के लिए हमारे साथ बने रहें। और अभी आपको हम बताएंगे अगली स्लाइड में एसिड जो होती है, अम्ल होता है, उसका गुणधर्म क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर आते हैं तो उसका उपयोग क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम फिर क्षारक को पढ़ेंगे, क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है, और फिर लवण क्या होता है, उसके इस्तेमाल क्या होते हैं, उसकी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक ले हमारे साथ बने रहें अपने केमिस्ट्री गुरु के साथ और ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर देखते रहें। अपने मित्रों को जोड़ें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को जोड़ें ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।